हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर रहे थे बोरॉन फैमिली के बारे में। तो बोरॉन फैमिली में मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन फैमिली के मेंबर्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इतने मेंबर्स आते हैं बोरॉन फैमिली में, जिसमें बोरॉन एक नॉन मेटालॉइड कैरेक्टर का एलिमेंट है और बाकी सभी जो है वो मेटल्स के फॉर्म में मिलते हैं। बोरॉन एक नॉन मतलब मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं मेटालॉइड। तो बोरॉन एक नॉन मेटालॉइड है, बाकी सभी एलिमेंट्स मेटल के फॉर्म में मिलते हैं। इनमें कॉमनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी होती है, लेकिन +3 का जो टेंडेंसी है वो डाउन साइड जाने पर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और नीचे जाने पर +1 की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, जब हम थैलियम की बात करते हैं तो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। तो +1 इज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा किस कारण से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने साइज के बारे में बात किया था। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम पर जाने पर साइज बढ़ जाता है, जैसा नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है कि नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा क्योंकि नए ऑर्बिटल्स कनेक्ट होते जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम पर जाते हैं तो गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा है। उसका कारण है इसके अंदर 4d, इसके अंदर d ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल के कारण शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कम हो जाता है। ऐसा मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फाइनली बात किया था रिएक्टिविटी विथ एयर। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विथ एयर में मैंने आपको बताया था कि बोरॉन जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सब एयर के साथ रिएक्ट करके M2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। थैलियम Tl2O3 और Tl2O भी बनाता है, Tl2O3 और Tl2O भी बनाता है थैलियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे। एल्यूमिनियम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली तो जो है एल्यूमिनियम को, अगर एल्यूमिनियम प्योर है, मतलब अगर उसके ऊपर लेयर डिपॉजिट नहीं है, पुराना एल्यूमिनियम नहीं है, तो वो नॉर्मली तो एल्यूमिनियम को थर्मोडायनामिकली क्या होना चाहिए, एयर के साथ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर एल्यूमिनियम, जैसे हमने एल्यूमिनियम का तार एटमॉस्फेयर में लगा दिया, तो एल्यूमिनियम के वायर को आप एटमॉस्फेयर में अगर लगा दोगे तो क्या होगा, उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो एल्यूमिनियम का अगर वायर है तो उसके ऊपर क्या होता है, Al2O3 की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। और Al2O3 की जो लेयर है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आयरन पर जब रस्ट लगता है तो आयरन एनोड जैसा काम करता है, और आयरन एनोड जैसा काम करता है, और जो रस्ट है वो कैथोड जैसा काम करती है, इसलिए वो गैल्वेनिक सेल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है जब, तब एल्यूमिनियम किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो ये Al2O3 की लेयर जो डिपॉजिट हुई है, इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की संरक्षी परत है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के डिपॉजिट होने के कारण एल्यूमिनियम कॉमनली रिएक्ट नहीं करता है ना, एल्यूमिनियम कॉमनली रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होने के बाद फिर एल्यूमिनियम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगा। तो दिस लेयर ऑफ Al2O3 इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। इसके बाद एयर के हिस्से में ही हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, तो ध्यान रखना है बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट
हाई टेम्परेचर, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जबकि गैलियम, इंडियम और थैलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो सीधे सीधे ध्यान रख लेंगे, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, डू नॉट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन, डू नॉट रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन। ये तीनों कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम डू नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, ठीक है। गैलियम, इंडियम और थैलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये एक बात ध्यान रखना है। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन देख लेते हैं। नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा बोरॉन और एल्यूमिनियम, ठीक है। इस तरीके से देखिए रिएक्शन होगी B+N2, ठीक है। बोरॉन और नाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होने वाली है। तो हाई टेम्परेचर पर क्या कर देंगे, ये आपस में रिएक्ट करके बना देंगे 2Bn, बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, ओके। इसी तरह से एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, तो ये बना देगा Aln, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, Aln। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड Aln अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड अगर वाटर के साथ बॉईल करते हो, इसको आप वाटर के साथ बॉईल करते हैं, तो ये AlOH होल थ्राइस बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में अमोनिया गैस लिबरेट करेगा। तो AlOH होल थ्राइस के साथ साथ अमोनिया गैस बनाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, अगर हम उसको अगेन वाटर के साथ बॉईल कर देते हैं तब, ठीक है। तो ये बोरॉन और एल्यूमिनियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इसके बाद आगे के जो मेंबर है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो रिएक्टिविटी विथ वाटर, रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका जो E0 का वैल्यू है -1.66 होता है। तो उस हिसाब से तो उसको कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से हाइड्रोजन रिप्लेस कर लेना चाहिए, लेकिन वो हॉट वाटर के साथ हाइड्रोजन को रैपिडली रिप्लेस करता है, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं, बोरॉन के बारे में पहली बात ध्यान रखेंगे। बोरॉन do not react with air, do not react with water, do not reacts with water, do not react with water और steam। नॉर्मल कंडीशन में ये वाटर या स्टीम से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर रेड हॉट होगा तो इन कंडीशन ऑफ रेड हॉट it reacts with steam to form B2O3। however at red heat at red heat then reacts with steam। अगर बोरॉन को हम itself red hot कर देंगे तब वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। however it red heat then reacts with steam। जब उसको हम रेड हीट कर देंगे तब वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या ध्यान रखना है, बोरॉन नॉर्मल कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इवन स्टीम भी बोरॉन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर सकती है। अगर लेकिन बोरॉन रेड हॉट है, उसको हम स्टीम से ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर से स्टीम पास करेंगे, तब ये रिएक्शन कैरी ऑन हो जाएगी, तब ये रिएक्शन हो जाएगी। तो बोरॉन क्या करेगा, बोरॉन की वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या कंडीशन है, ये है रेड हीट। अब उसके बाद हम इसको स्टीम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो बोरॉन की वाटर के साथ रिएक्शन, अब यहाँ से ये बना लेगा B2O3 बोरोन ऑक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस
लिबरेट करेगा, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। और एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम डिकम्पोज कोल्ड वाटर, एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर को भी डिकम्पोज कर सकता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। एल्यूमिनियम डिकम्पोज कोल्ड वाटर, एल्यूमिनियम डिकम्पोज कोल्ड वाटर if oxide layer is not present, if oxide layer is not present, oxide layer is not present, oxide layer is not present, अगर ऑक्साइड की लेयर नहीं होगी उस कंडीशन में एल्यूमिनियम कोल्ड वाटर को भी डिकम्पोज कर सकता है, ठीक है। और अगर एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन Al+3H2O वाटर के साथ, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, ये Al2O3 प्लस 3H2। इसीलिए जो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स होते हैं उनमें जब हम फूड को कुक करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, खाने के साथ साथ ये मिक्स होता जाएगा, जिससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड इंसान के अंदर चला जाएगा और उससे अल्जाइमर्स नाम का डिसीज़ होता है, और उस डिसीज़ के कारण धीरे धीरे जो मेमोरी है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाती है, तो टोटल मेमोरी लॉस का डिसीज़ होता है जिसे हम कहते हैं अल्जाइमर्स। और अल्जाइमर्स से बचने का एक तरीका भी है, अभी साइंटिस्ट ने उसको निकाला। अगर आप कंटिन्यूअस कैलकुलेशंस करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो अल्जाइमर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब अगली बात ध्यान रखना है, गैलियम और इंडियम, गैलियम एंड इंडियम, गैलियम एंड इंडियम not attack by cold or hot water, cold or hot water। गैलियम पर ठंडे और गर्म पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या ठंडे और गर्म पानी से कोई क्रिया नहीं करता है। गैलियम एंड इंडियम आर नॉट अटैक्ड बाय कोल्ड और हॉट वाटर। गैलियम पर ठंडे या गर्म पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गैलियम पर ठंडे या गर्म पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजनेटेड वाटर, बट इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजन वाला जो पानी होगा उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। मतलब जो नॉर्मल वाटर रहता है उसमें अगर ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है तो वो तो रहेगी। अगर आपने तालाब का पानी लाया या कहीं नदी से पानी लाया तो उसमें ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व रहेगी और वहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी तब तक गैलियम और इंडियम कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। थैलियम फॉर्म TLOH, जबकि थैलियम वाटर के साथ TLOH का फॉर्मेशन करता है। थैलियम फॉर्म TLOH इन मॉइस्ट एयर, मतलब नमी युक्त जल में, नमी युक्त सब्सटेंस जो रहेंगे, मॉइस्ट जब एयर रहेगी तब भी थैलियम क्या करेगा, रिएक्ट करके TLOH का फॉर्मेशन करेगा। तो थैलियम फॉर्म TLOH विथ मॉइस्ट एयर। तो देखिए ये रिएक्शन थैलियम के साथ कैसी होगी, थैलियम प्लस वाटर वेपर्स कंटेनिंग एयर, मॉइस्ट एयर, तो क्या बना देगा, TLOH बना देगा, इट फॉर्म्स TLOH। तो क्या फॉर्म कर देगा, TLOH फॉर्म कर देगा थैलियम वाटर के साथ, ठीक है। तो ये वाटर के साथ इनका केमिकल रिएक्शन हो गया, वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात किया, ठीक। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बोरॉन जो है नॉर्मली रिएक्ट नहीं करेगा, रेड हॉट करने पर ही वो रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम अगर उस पर लेयर ऑफ ऑक्साइड जमा नहीं है
तो वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा, कोल्ड वाटर को भी डिकम्पोज कर देगा। इंडियम और गैलियम और इंडियम नॉर्मल या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। थैलियम मॉइस्ट एयर में भी TLOH का फॉर्मेशन करेगा, थैलियम मॉइस्ट एयर के साथ TLOH का फॉर्मेशन करेगा, जबकि गैलियम और इंडियम जो है वो ऑक्सीजनेटेड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ एसिड्स और एल्कली, रिएक्शन विथ एसिड और एल्कली। तो अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ एसिड्स और एल्कली, एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्शन कैसे होती है, बोरॉन फैमिली के मेंबर्स की इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है बोरॉन के बारे में, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ, बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ non-oxygenated acid, do not react with non-oxidizing acid, do not react with non-oxidizing acid, do not react with non-oxidizing acid like HCl, जैसे HCl में ऑक्सीजन नहीं है, तो इस टाइप के जो एसिड हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है उसके साथ बोरॉन कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो बोरॉन डू नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, जबकि एल्यूमिनियम नॉन ऑक्सीडाइजिंग के साथ भी रिएक्ट करता है और ऑक्सीडाइजिंग के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये कंडीशन आपको केवल बोरॉन के लिए ध्यान में रखना है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है बोरॉन। अगली बात, अब अगर नाइट्रिक एसिड है तो देखो B प्लस HNO3, B प्लस HNO3 ये हुआ आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या बनाएगा नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके, H3BO3 बनाएगा, H3BO3 बोरिक एसिड H3BO3 का फॉर्मेशन करेगा। कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3, और H3BO3 अगर बन रहा है तो 3 ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी, है ना। तो बोरॉन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 3HNO3 चाहिए ना, 3NO2 बनाएगा, 3HNO3। तो यहाँ से ये 3NO2 का फॉर्मेशन भी करेगा। तो बोरॉन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनाता है। अब देखो, जिन बच्चों को +2 का एग्ज़ाम नहीं देना है उनके लिए रिएक्शन पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल ये ध्यान रखना है बोरॉन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बोरिक एसिड बनाएगा, बोरॉन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म बोरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगली बात ध्यान रखना है, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जरा बोरॉन से ही रिलेटेड अगला पॉइंट ले लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो बोरॉन नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्कली के रिएक्शन को भी रेजिस्ट करता है। तो बोरॉन रेजिस्ट द रिएक्शन ऑफ एल्कली, बोरॉन रेजिस्ट द रिएक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ एल्कली भी कह सकते थे, ज़्यादा अच्छा रहता, रेजिस्ट द एक्शन ऑफ एल्कली और रिएक्शन ऑफ एल्कली। बोरॉन नॉर्मल कंडीशन में एल्कलीज के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, रेजिस्ट द रिएक्शन ऑफ एल्कली अप टू 773 केल्विन, अप टू 773 केल्विन, मतलब लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एल्कली के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अबव 773 इट रिएक्ट्स विथ एल्कली, इट रिएक्ट्स विथ एल्कली। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 773 केल्विन मतलब 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स विथ एल्कली। तो दोनों कंडीशन ध्यान रखना है, नॉर्मल कंडीशन में
एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उस टाइप के एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एल्कली के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके ऊपर रिएक्ट करके बोरेट बनाएगा। रिएक्ट तो बोरोन, अब देखो KOH के साथ 2B प्लस 6 KOH above 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर K3BO3 का फॉर्मेशन करेगा। इट फॉर्म्स 2K3BO3, 2K3BO3, 2K3BO3 का फॉर्मेशन करेगा। पोटाशियम बोरेट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पोटाशियम बोरेट। तो पोटाशियम बोरेट का फॉर्मेशन करेगा ये अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों कंडीशन पहले बोरॉन के लिए ध्यान रखना है, अब उसके बाद आगे के टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है, तो बोरॉन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो रिएक्ट करेगा। HNO3 के साथ रिएक्ट करके बोरिक एसिड बनाएगा। 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एल्कली से भी रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन 500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएगा कंपाउंड K3BO3। Na2CO3 के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो Na3BO3 बनाएगा, Na3BO3 का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अगले मेंबर्स के बारे में। तो एल्यूमिनियम नॉर्मली रिएक्ट करता है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी, एल्यूमिनियम 6HCl, तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है, क्योंकि इसका E0 वैल्यू -1.66 है, जबकि हाइड्रोजन के लिए E0 वैल्यू 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम और गैलियम दोनों एम्फोटेरिक है, तो नेचुरली दोनों क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम और गैलियम जो है बेसिस के साथ कंबाइन करने पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एल्यूमिनियम एंड गैलियम इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विथ हाइड्रोजन गैस विथ अल्कली, हाइड्रोजन गैस विथ अल्कली, दोनों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे एल्कली के साथ कॉम्बिनेशन करने पर। ठीक है, तो दोनों एल्कली के साथ कॉम्बिनेशन करने पर भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, बोरॉन और एल्यूमिनियम, तो आगे सॉरी एल्यूमिनियम और गैलियम। ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट आएगा इसका ट्वाइस Na+, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है AlOH होल 4 माइनस, AlOH होल 4 माइनस। नॉर्मली सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बनाता है, AlOH होल 4 माइनस, AlOH होल 4 माइनस का एक को सोल्यूशन देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। एज इट इज गैलियम भी जाएगा, गैलियम प्लस 6NaOH प्लस गैलियम प्लस 2NaOH होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है, दैट्स इज नॉट करेक्टली बैलेंस्ड, ये होगा 2NaOH, तो इसको भी ले लेते हैं। ओके, 2NaOH, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्रा
हाइड्रोक्सो होना चाहिए, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3, ठीक है। अब इसके बाद गैलियम का रिएक्शन, तो गैलियम के साथ जो रिएक्शन होगा वो देखिए कैसे कैरी होगा, गैलियम प्लस NaOH प्लस वाटर एज इट इज, जैसे हमने उसको कंप्लीट किया वैसे ये भी हो जाएगा। तो 2 ऑफ Na प्लस GaOH होल 4 माइनस GaOH होल 4 माइनस प्लस 3H2 तो गैलियम और एल्यूमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गैलियम और एल्यूमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गैलियम और एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखा हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये जो एलिमेंट हैं ये आसानी से एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। दीज एलिमेंट्स इजीली रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो ये हो गया इनका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। अब उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ रिएक्टिविटी। तो हैलोजेंस में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजेंस हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस में क्या ध्यान रखना है, और सभी मेंबर्स हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड फॉर्म करते हैं। ऑल मेंबर्स फॉर्म ट्राइहैलाइड, all members form trihalide with halogens, all members form trihalide with halogens, सभी मेंबर हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके ट्राइहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं एट हाई टेम्परेचर, और इनके ट्राइहैलाइड्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके सभी मेंबर्स जो है वो ट्राइहैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस रिएक्शन इज आल्सो कैरिड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंपली आप ऐसा कह सकते हो, एलिमेंट रिएक्ट विथ हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राइहैलाइड। आप ऐसा ले लो, जैसे मैंने नॉर्मल एलिमेंट को M से ले लिया और हैलाइड को आप X से ले लो, तो क्या हो जाएगा, BCl3, BF3, AlCl3 लाइक दिस। तो 3x2 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 3x2 गैस, तो क्या बन जाएगा, AlCl3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो 2MX3 का फॉर्मेशन करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि MX3 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब थैलियम के बारे में आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है पहले। तो थैलियम फॉर्म TlF3, TlCl3, थैलियम फॉर्म TlF3, TlCl3, TlBr3, but do not form TlI3 का फॉर्मेशन नहीं होता है। थैलियम डू नॉट फॉर्म TlI3, थैलियम TlI3 नहीं बनाता है, बिकॉज ऑफ
strong oxidizing nature of thallium, because of strong oxidizing nature of thallium, oxidizing nature of thallium and strong reducing nature of iodine, strong reducing nature of iodine, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर ऑफ आयोडीन, आई माइनस का रिड्यूसिंग नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जबकि थैलियम प्लस भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और आयोडीन का साइज़ भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो थैलियम के अंदर TlI3 बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, TlI3 नहीं बनता है। तो थैलियम जो है TlF3 बनाएगा, TlCl3 भी बनाता है, TlBr3 भी बनाता है, लेकिन थैलियम TlI3 नहीं बनाएगा। चूँकि क्या होता है कि ये जो एक्सेप्शनल पॉइंट हैं जिनमें परेशानी होती है, हर बार क्वेश्चन को ढूंढ करके वहीं पे टूल्स किया जाता है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को किसी ग्रुप में जब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ध्यान रखें। तो थैलियम TlI3 नहीं बनाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि थैलियम का Tl3+ आयन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि I- कैसा है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए वो कंबाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, उसमें एक और है, जो TlCl3 है और TlBr3 है, ये भी स्टेबल नहीं है, इनके अंदर डिकम्पोज होने की कैपेबिलिटी रहती है। तो TlCl3 ब्रेक होकर के क्या बना देगा? TlCl बना लेता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व कर देगा, जबकि TlBr3 के अंदर भी डिकम्पोज होने की प्रॉपर्टी रहेगी, ये बनाएगा TlBr, थैलियम ब्रोमाइड और ब्रोमीन इवॉल्व कर देगा। तो ये तो पहली बात हो गई हमारी इन मेंबर्स के हाइलाइट ट्राई हाइलाइट से रिलेटेड, ठीक है। अब अगली बात ये ध्यान रखना है, एक दो और इम्पॉर्टेंट बातें हैं ट्राई हाइलाइट्स के अंदर। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सभी ट्राई हाइलाइट बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन थैलियम में क्या ध्यान रखना है? TlF3 एक स्टेबल मेंबर है, TlCl3, TlBr3 बनते तो हैं लेकिन वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जबकि TlI3 बनता ही नहीं है, ठीक है। अब अगली बात जो ध्यान रखना है हमको इन कंपाउंड से रिलेटेड, जो बोरॉन या एल्यूमिनियम के ट्राई हैलाइड्स हैं, तो ट्राई हैलाइड्स ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के जो ट्राई हैलाइड है, हम लोग कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो ऐसा कोई अनकॉमन बात नहीं है। ट्राई हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट्स आर लोइस एसिड, इन मेंबर्स के जो ट्राई हैलाइड हैं वो लोइस एसिड हैं। लोइस एसिड आर also act as electrophile, ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी काम करते हैं। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम बात करेंगे तो हम ऐसा कह देंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स या लोइस एसिड क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की कैपेबिलिटी होती है। तो कैपेबिलिटी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे मैंने कहा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो जस्टिफाई कैसे करेंगे? बोरॉन के पास टोटल 5, बैलेंस सेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मान लो इसने फ्लोरीन से अगर कंबाइन करके लिया तो नाउ 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द ऑक्टेट। अब इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शॉर्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसको ऑक्टेट के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसे सभी स्पीसीज जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लोइस एसिड कहते हैं। अब जैसे मैं AlCl3 की बात करूँगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कॉमनली एनहाइड्रस AlCl3 taken in Friedel-Crafts reaction. It is also taken in Gartermann's reaction as a species to generate the electrophile, ठीक है। तो why it is act as a electrophile? तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, it is 283, 3 electrons are taken from chlorine and now 6 electron in the octet। इसके पास ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो जरूरत पड़ने पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सो दिस स्पीसीज इज एक्ट एज अ लोइस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी ध्यान रखना है कि बोरॉन फैमिली के मेंबर्स के जो ट्राइहालाइड हैं वो लोइस एसिड जैसा भी काम करते हैं एंड ऑल्सो एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर बोरॉन के ट्राइहालाइड्स की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ऑफ बोरोन ट्राइहैलाइड, बोरोन ट्राइहैलाइड। तो बोरोन ट्राइहैलाइड की अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो बोरोन ट्राइफ्लोराइड मोर एसिडिक देन बोरोन ट्राइक्लोराइड देन बोरोन ट्राइब्रोमाइड। तो बोरोन ट्राइहैलाइड का जो एसिडिक नेचर है वो फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जाने पर, फ्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ जाने पर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। तो बोरॉन के ट्राइहैलाइड्स का जो एसिडिक नेचर है वो डाउन साइड जाने पर या बोरॉन से Br3 की तरफ जाने पर डिक्रीज होगा because of decrease in electronegativity of halogens, because of decrease in electronegativity of halogens। तो जिसका नेगेटिविटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर और ऑर्डर ऑफ लोइस एसिड इज बोरोन ट्राफ्लोराइड, देन BCl3, देन BBr3। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाउ दीज एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स। तो देखिए जैसे बोरॉन है तो वो Bf4 माइनस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो Al(F6 माइनस, गैलियम Ga(F6 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भी टेंडेंसी रहती है इसके अंदर, है ना। और टेंडेंसी कहाँ से आई, वैकेंट ऑर्बिटल के कारण आई। तो बोरॉन देखो कैसा कॉम्प्लेक्स बना सकता है, Bf4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना सकता है बोरॉन, है ना। बोरॉन फॉर्म Bf4 माइनस कॉम्प्लेक्स। तो एक्साइटेड स्टेट का जो बोरॉन है 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, 2s1 एंड 2p1 इन द 2s2 एंड 2p1 इन द बैलेंस सेल। ये ग्राउंड स्टेट का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। एक्साइट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2s1 और 2p2 हो जाएगा। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में ये नेचुरल जो कंपाउंड बनाएगा वो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 और ये 3 फ्लोरीन तो उसने नॉर्मल कंडीशन में जोड़ लिया, और फ्लोरीन के पास क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये F माइनस के साथ भी क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे एक जब मैं नॉर्मल शो करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। तो एक पेयर, एक इसके पास ऑर्बिटल बैकेंड था तो वहाँ पर उसने एक F माइनस को भी गेन कर लिया और Bf4 कैसा बनाया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनाया उसने। तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का अगर मेंबर है इसका मतलब एल्यूमिनियम में तो d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो वो अदर हायर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन भी कर सकता है। देखो एल्यूमिनियम फॉर्म Al(F6 माइनस, Al(F6 माइनस जैसे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म 3 माइनस, Al(F6 3 माइनस, Al(F6 3 माइनस, Ga(F6
3 माइनस जैसे कॉम्प्लेक्सेस आगे वाले मेंबर बना सकते हैं। इंडियम भी बना लेगा और थैलियम भी बना लेगा, कारण डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, तो वहां पे ये लीगेंड को गेन करके क्या कर सकते हैं, AlF6 3 माइनस, AlF6 3 माइनस, देयर इज अ मिस्टेक, AlF6 3 माइनस, AlF6 3 माइनस, GaF6 3 माइनस, InF6 3 माइनस, TlF6 3 माइनस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो, जैसे AlCl3 की बात करूं मैं, तो बोरॉन के जैसा ही एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की क्या सिचुएशन है, 283, तो बैलेंस सेल कैसा हो जाएगा, 3s2 3p1, ये हुआ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 3s1 3p2, 3s1 3p2 इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ तक तो एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, आराम से शेयर कर सकता है, ये 3 क्लोरीन तो इसने शेयर कर लिया। अब लेकिन AlF6 बनाने की कैपेबिलिटी है इसमें, तो कैसे जाएगा, अब आगे के ऑर्बिटल्स तो क्लोरीन के पेयर लेकर के बनाने वाला है, ठीक है, तो 3 पेयर और गेन कर सकता है ये, तो यहाँ से ये कंपाउंड बना लेगा AlF6। ओके, तो AlF6 जैसे कॉम्प्लेक्सेस, अच्छा 3 1 4 जोड़ दिया मैंने, AlF6 जैसा कॉम्प्लेक्स बना पाएगा ये, तो ये भी ध्यान में रखना है कि ये AlF6 जैसे कॉम्प्लेक्सेस। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, AlF6 का sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो एडवांटेज किसके कारण आया, डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण आया, एम्प्टी डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस होता है, इस कारण इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि रिलेटेड है बोरॉन फैमिली के मेंबर से। एल्यूमिनियम, इसके बाद ऑक्साइड के नेचर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, B2O3 जो होता है वो एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और अदर इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर वाले कंपाउंड होते हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बोरॉन के एनोमलस डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। तो बोरॉन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप, देखिए याद आ रहा है किसके किसके बीच आया था डायगोनल, तो डायगोनल कौन किसके साथ डायगोनल बनाता है पहले याद रख लेते हैं। तो बोरॉन ऐसा था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, ऐसा बताया था मैंने आपको, दिस इज द मेंबर ऑफ सेकंड पीरियड एंड दिस इज द मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। कौन कौन से, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये मेंबर हैं किसके, थर्ड पीरियड के। दीज आर द मेंबर्स ऑफ थर्ड पीरियड, ओके, और सेकंड पीरियड। अब देखो बेरिलियम किसके साथ डायगोनल बनाता है, लिथियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन सिलिकॉन के साथ। तो व्हाट इज द डायगोनल रिजेम्बलेंस बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच डायगोनल रिजेम्बलेंस में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे उसके बारे में अब हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी दो हम लोग एस ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन, तो बोरॉन और सिलिकॉन के बीच क्या क्या डायगोनल रिजेम्बलेंस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोनों कैसे हैं, बोरॉन एंड सिलिका, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दोनों में नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले मेंबर हैं, ठीक है। पहली बात, दोनों नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले मेंबर हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो बोरॉन के लिए कितना, अबाउट 2, बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 और सिलिका का 1.8, बोरॉन का 2 पॉलिंग स्केल पर और सिलिका के लिए कितना 1.8, मतलब ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो बोरॉन और
सिलिका का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, सेम है। बोरॉन और सिलिका का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है। बोरॉन एंड सिलिका, boron and silica is not found in free state, not found in free state, not found in free state or native state or native state। मतलब ये नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे ऑक्सीजन के फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, या बोरेक्स के फॉर्म में, सिलिकेट्स के फॉर्म में, तो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। फ्री स्टेट में दोनों ही नॉर्मली नहीं मिलते हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, तो बोथ डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन, बोथ do not form cation, दोनों कॉमनली कैटायन बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं, do not have tendency to form cations, okay। oxide of both are एसिडिक, दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड ऑफ बोथ आर एसिडिक लाइक B2O3 एंड SiO2, बोथ आर वीक एसिड बट हैविंग एसिडिक कैरेक्टर। तो SiO2 भी एसिडिक है और B2O3 भी एसिडिक है। तो बोरॉन और सिलिका दोनों के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। दोनों के ऑक्साइड कैसे हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और बोरॉन और सिलिका दोनों मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, बोथ रिएक्ट्स विथ मेटल्स। बोरॉन और सिलिका दोनों, बोरॉन एंड सिलिका बोथ रिएक्ट्स विथ मेटल, दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ मेटल्स, दोनों मेटल्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। जबकि बोरॉन फैमिली का और कोई भी मेंबर डायरेक्ट मेटल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट मैंने कहा है, मतलब सीधे सीधे मेटल के साथ कंबाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेटल के साथ कंबाइंड नहीं होता, लेकिन जैसे बोरान है तो मैग्नीशियम से अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो ये रिएक्ट कर लेगा मैग्नीशियम के साथ, Mg3B2 बना देगा, Mg3B2 का फॉर्मेशन कर देगा, इट फॉर्म्स Mg3B2। सिलिका है तो सिलिका इज ऑल्सो रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, सिलिका इज ऑल्सो react with magnesium and it forms Mg2Si, Mg2Si जैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो बोराइड्स कहते हैं इसको, मैग्नीशियम बोराइड्स, और सिलिका मैग्नेसाइट, ऐसा है ना। सिलिसाइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड बोलेंगे, तो मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड, और इसको बोलते हैं सिलिसाइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड, मैग्नीशियम सिलिसाइड, ओके। तो बोरॉन और सिलिका दोनों मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मैग्नीशियम के साथ, मतलब डायरेक्ट मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं दोनों, तो ये इनके इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में शामिल है। दोनों जो है एल्काली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अगले पॉइंट को और लिख लेते हैं, बोथ रिएक्ट्स विद एल्काली, बोथ रिएक्ट्स विद एल्कालीज, दोनों एल्काली के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बोरॉन एल्काली के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, एसिडिक नेचर का कंपाउंड है तो नेचुरली एल्कली के साथ रिएक्शन होगी, Na3BO3 बनाएगा, Na3
BO3 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। इसी तरह से सिलिका भी NaOH के साथ रिएक्ट करता है, Si प्लस 2 NaOH प्लस वाटर। तो सिलिका इज ऑल्सो रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंपाउंड बनाएगा Na2SiO3, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, जो कि ग्लास के जैसा कंपाउंड है, सोडियम सिलिकेट बनाएगा। ठीक, तो दोनों एल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे। तो दिस इज द कॉमन पॉइंट्स इन बोरॉन एंड सिलिका। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बोरेक्स के प्रिपरेशन, बोरेक्स के बारे में बात करेंगे, बोरिक एसिड के बारे में बात करेंगे, डाइबोरेंस के बारे में बात करेंगे, और एस ब्लॉक के साथ ही जो एल्यूमिनियम इस पी ब्लॉक के साथ ही बोरॉन फैमिली के साथ ही एल्यूमिनियम का मेटलर्जिकल ऑपरेशन वाला हिस्सा भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, और एल्यूमिनियम से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे यहीं पर। ठीक है।